हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है संजीव सर फिजिक्स। आज हम सब बात करने वाले हैं सेल्फ इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में। इस वीडियो में बेसिकली हम सब कवर करने वाले हैं इन सब टॉपिक को, जैसा कि यहाँ दिया है सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, जिसका दूसरा नाम सेल्फ इंडक्टेंस भी है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड, ग्रुपिंग ऑफ कॉइल्स। ग्रुपिंग में हम लोग देखेंगे सीरीज और पैरेलल में कैसे कनेक्ट करें और सीरीज और पैरेलल का एक्सप्रेशन क्या आता है। उसके बाद देखेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। यहाँ एक चीज क्लियर कर देना है, जो कॉइल है वही एक इंडक्टर भी है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं, यहाँ जो कॉइल आपको दिखाया गया है उसी कॉइल को आपको इंडक्टर भी समझना है ना। इंडक्टर क्या है उसको भी समझना है। उससे पहले सेल्फ इंडक्शन क्या है उसको हम लोग समझते हैं, है ना। तो सेल्फ इंडक्शन, उसको डिफाइन करते हैं। सेल्फ इंडक्शन इज अ property of a coil, और कोइल को क्या बोला गया है? कोइल को ही इंडक्टर बोला गया है ना। इंडक्टर, सेल्फ इंडक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए कोइल और इंडक्टर ड्यू टू विच it opposes डीके और ग्रोथ ऑफ करंट, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन एक प्रॉपर्टी है किसी भी कॉइल या इंडक्टर का जो करंट को बढ़ने से और करंट को घटने से अपोज करता है। ये ठीक एकदम रजिस्टर की तरह है। इंडक्टर को आपको रजिस्टर की तरह समझना है। रजिस्टर एक डिवाइस हुआ करता था और रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी है ना। तो यहाँ इंडक्टर एक डिवाइस है जिसका दूसरा नाम यहाँ कॉइल लिखा हुआ है ना, और इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? इंडक्टेंस हो जाएगी, है ना। तो यहाँ आपको स्टेटमेंट जो डेफिनेशन लिखा गया है, सेल्फ इंडक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल विच इज इंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेज डीके और ग्रोथ, मतलब करंट का घटना और बढ़ना का अपोज करता है ना। अब ये अपोज करता कैसे है उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको दो फिगर 1 और फिगर 2 पे आपको पहले फोकस करना है, अभी फिगर 3 पर नहीं आ रहे हैं ना। तो फिगर 1 और 2 में आपको दिखाया गया है दो कोइल, ठीक है। एक कोइल यहाँ है, एक कोइल यहाँ है। यहाँ सेल और बैटरी आप कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ बैटरी कनेक्ट है, यहाँ भी सेम, ठीक है। यहाँ टैपिंग की है, ये भी टैपिंग की है, लेकिन यहाँ क्लोज्ड है ना। ये क्लोज्ड है और ये ओपन है। तो जब भी आप किसी कॉइल को या इंडक्टर को, है ना, किसी सर्किट में बैटरी से कनेक्ट करते हैं एक टैपिंग की के साथ, ठीक है, तो होता क्या है कि इससे करंट फ्लो होगा, है ना। तो जब करंट फ्लो होता है तो करंट इससे होकर पास करेगा। जब करंट इससे होकर पास करेगा तो आपको पता है किसी भी कॉइल में जब करंट पास करता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, और वो फ्लक्स क्या करता है? ईएमएफ इंड्यूस्ड करता है ना। इसको आप ऐसे समझें, करंट क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी कह सकते हैं आप। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। इसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज करता है तो क्या इंड्यूस्ड होता है? ईएमएफ,
जिसको आप करंट भी इंड्यूस हो सकता है, अगर ईएमएफ हो सकता है तो करंट भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग ईएमएफ लेकर चल रहे हैं, या करंट भी आप ले सकते हैं। तो जब भी करंट फ्लो करता है किसी सर्किट में, किसी कॉइल में, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी होते हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी होते हैं। और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को क्या बोला जाता है, किसी एरिया से अगर वो पास करे तो उसको बोला जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स जब भी चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, ठीक है। अब ये ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होता है, ये ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। इसकी जानकारी आपको मिलती है फैराडे लॉ से, ठीक है, फैराडे लॉ से। लेकिन ईएमएफ के डायरेक्शन के बारे में या पोलैरिटी के बारे में, है ना, पोलैरिटी के बारे में कौन सा लॉ बताता है, लेंज लॉ, लेंज लॉ। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये बताता है ना, और लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पोलैरिटी बताता है, ठीक है। तो ये इसका ड्रॉबैक था, फैराडे लॉ का ड्रॉबैक था कि वो पोलैरिटी या डायरेक्शन ईएमएफ और करंट का नहीं बताता है, लेकिन लेंज लॉ उसको ओवरकम करता है। और लेंज लॉ क्या बताता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट कैसा होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसा होगा, वैसा ही होगा जैसे वो उसके कॉज को विरोध करे, अपोज करे, है ना। मतलब यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है, ये ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका डायरेक्शन वही होगा जो उसके कॉज को विरोध करे। तो कॉज क्या है, करंट, करंट का डायरेक्शन ये है ना, करंट का डायरेक्शन ये है, आपको दिख रहा है, करंट का डायरेक्शन ये है। तो ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट, ठीक है। करंट का डायरेक्शन ये है, करंट का डायरेक्शन ये है, ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा, अपोज करेगा। इसका स्टेटमेंट आपको लिखाया गया था, है ना। पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेज द कॉज विच क्रिएटेड इट, है ना, विच प्रोड्यूस्ड इट। तो यहाँ कॉज क्या है, ईएमएफ के पीछे कॉज क्या है, तो यहाँ करंट है ना। तो करंट का ये ईएमएफ जो बनेगा उसका विरोध करेगा। तो करंट इधर है, ईएमएफ अपोजिट होगा, ठीक है। एक तो ये क्लियर हो गया। तो इससे क्या होगा, ये जो कॉइल है, यहाँ जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, इस करंट का अपोज कर रहा है, तो ये करंट क्या होगा, यहाँ जल्दी बढ़ने नहीं देगा, यहाँ करंट बढ़ेगा नहीं, करंट एक मैक्सिमम वैल्यू को नहीं टच कर पाएगा, क्योंकि यहाँ ये ईएमएफ क्या कर रहा है, इस करंट का ही अपोज कर रहा है या विरोध कर रहा है। क्लियर हो गया, है ना। बहुत ही सिंपल है। यहाँ ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग करंट के अपोजिट होगा, है ना। तो इस करंट को जब आप सर्किट को क्लोज करेंगे तो करंट बढ़ता है सर्किट में, इस करंट को ये ईएमएफ बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन अपोजिट है, करंट का डायरेक्शन इधर है और ईएमएफ इधर सेट हो रहा है, ठीक है। तो करंट के ग्रोथ को अपोज किया, ठीक है। तो यहां लिखा गया है सेल्फ इंडक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल और इंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेज डीके और ग्रोथ, ठीक है। तो पहला हम लोग देख लिए ग्रोथ, ग्रोथ को अपोज किया। अब हम लोग देखेंगे डीके को कैसे अपोज करेगा। सेम इसी तरह फिगर 2 देखिए, है ना। यहाँ फिगर 2 देखिए, फिगर 2 में क्या है, जैसे आपने स्विच को पहले तो क्लोज किया था, अब आपने ओपन करा, ठीक है। तो ओपन आप करेंगे तो क्या हो गया, करंट जो गया था वो जाना बंद हो जाएगा, करंट जो गया था वो जाना बंद हो जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ ईएमएफ ऑलरेडी सेट था, है ना, करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा था इसमें इधर जा रहा था, ठीक है। आपने इसको ओपन कर दिया तो करंट तो जाना बंद हो गया, ठीक है, करंट जाना बंद हो गया। अब क्या होगा, करंट को डीके करने में भी ये कॉइल क्या करेगा, करंट को डीके करने में भी ये कॉइल क्या करेगा, अपोज करेगा, है ना। करंट यहाँ घटेगा, जैसे आप सर्किट को ओपन करेंगे करंट जीरो वैल्यू को टच करना चाहेगा, लेकिन ये कॉइल क्या करेगा, ये कॉइल उस वैल्यू को जीरो जल्दी नहीं होने देगा। अभी ये और क्लियर होगा जब इसको हम लोग देखेंगे, है ना। तो इसमें होता क्या है, करंट अपने वापस डायरेक्शन में आएगा, लेकिन यहाँ ईएमएफ जो सेट था उसके कारण क्या होगा, यहाँ पर कुछ करंट रहेगा और वो जो करंट मिनिमम होगा उसका अपोज करेगा। तो यहाँ पर दूसरा भी हो गया, डीके करने को अपोज कर दिया, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ ईएमएफ ऑलरेडी सेट था, है ना। ये ईएमएफ क्या करेगा, इस करंट को जो जीरो हो रहा था उसको जीरो नहीं होने देगा, है ना। ये करंट को जीरो होने से रोकेगा, अपोज करेगा, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया। तो ये दोनों आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। दूसरा फिगर हम लोग देखते हैं जो फिगर नंबर 3 है। इसमें
एक इंडक्टर या कोइल और एक रजिस्टर है ना, दोनों को पैरेलल किया गया है। इसके साथ बल्ब B2 कनेक्ट किया गया है, इसके साथ बल्ब B1, ठीक है। और दोनों को पैरेलली कनेक्ट किया गया है, एक बैटरी से और एक टैपिंग की से। जब आप पहले केस में इसको क्लोज करते हैं, ठीक है, इसको आपने क्लोज कर दिया तो क्या होगा, सबसे पहले करंट फ्लो होना शुरू होगा, करंट फ्लो होगा, ठीक है। कुछ पार्ट इसमें करंट दोनों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ पार्ट इसमें, कुछ पार्ट इसमें, ठीक है। पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है या ईएमएफ दोनों के लिए एक होता है, वो बात का मैटर है ना। तो इसमें क्या होगा, इससे रजिस्टर के थ्रू जो बल्ब है वो तुरंत ग्लो करेगा, ठीक है। ये जो बल्ब है वो तुरंत ग्लो करेगा, लेकिन यहां जो बल्ब कनेक्ट है इंडक्टर के थ्रू वो जल्दी ग्लो नहीं करेगा। ये बहुत ही कम इंटेंसिटी से जलना शुरू होगा, उसके बाद धीरे 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 करके क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू को टच करेगा। तो आपको यहां बताया गया था ये अपोज करता है ग्रोथ का भी और डीके का भी। तो इस केस में क्या हुआ, बल्ब यहां ग्रोथ करना चाह रहा था, बल्ब का इंटेंसिटी ग्रोथ करना चाह रहा था, उसका इसने अपोज करा, ठीक है। दूसरे केस में क्या होगा, जैसे आपने सर्किट को ओपन कर दिया, सर्किट को ओपन कर दिया, तो ओपन करने से क्या होगा, ये तुरंत, ये जो बल्ब है तुरंत स्विच ऑफ हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस उसको कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। लेकिन इंडक्टर क्या करेगा, इसको धीरे 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 जीरो पे ले आएगा, मतलब इंटेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा, सडनली जीरो नहीं होगा, बल्ब सडनली जलना बंद नहीं करेंगे, ये धीरे 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 करके बंद करेंगे। कारण क्या, यहाँ पर कनेक्ट है इंडक्टर, उसके पीछे लॉजिक क्या है, फिर से यहाँ ईएमएफ सेट रहता है, यहाँ ईएमएफ सेट रहता है, उस ईएमएफ की वजह से यहाँ का करंट जो है वो धीरे 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 जीरो होगा, और इसी ईएमएफ की वजह से यहाँ का बल्ब धीरे धीरे जलना भी शुरू होगा, है ना। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब हम सब कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन देखते हैं, जिसका नाम है सेल्फ इंडक्टेंस भी, है ना। तो सेल्फ इंडक्टेंस में अभी हम लोगों को क्या देखना है, इतने सारे एक्सपेरिमेंट में, इतने सारे एक्सप्लेनेशन में आपको एक बात समझ में आया होगा कि जितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उतना ही करंट भी होगा, ठीक है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको इक्वल करने के लिए एक कांस्टेंट चाहिए, ठीक है। इस कांस्टेंट का नाम क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। और सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का दूसरा नाम सेल्फ इंडक्टेंस भी है, तो आप इसको सेल्फ इंडक्टेंस भी बोल सकते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, ठीक रेजिस्टेंस की तरह प्रॉपर्टी होगी, है ना। इंडक्टेंस इंडक्टर की प्रॉपर्टी होगी। इंडक्टर की कौन सी प्रॉपर्टी, करंट के ग्रोथ और डीके को रोकना, करंट के ग्रोथ और डीके को रोकना, या करंट के डीके और ग्रोथ को रोकना, अपोज करना, है ना। तो लार्जर द मैग्नेटिक फील्ड लार्जर द करंट, है ना, लार्जर द करंट। और इसके लिए हम लोगों ने इक्वल किया, तो कांस्टेंट, उस कांस्टेंट का कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस। तो अब आपको एल को कैलकुलेट करना है, एल का यूनिट कैलकुलेट करना है, एल का डायमेंशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ एल के यूनिट के बारे में आपको पता होगा, एल का एसआई यूनिट होता है हेनरी, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, सॉरी सेल्फ इंडक्टेंस, है ना। सिंपल सेल्फ इंडक्टेंस लिखेंगे, कोफिशिएंट लिखेंगे तो ठीक है सेल्फ इंडक्शन लिखते हैं, है ना। कोफिशिएंट जब भी लिखेंगे तो सेल्फ इंडक्शन लिखते हैं, और सेल्फ के सिंपल सेल्फ लिखना है तो सेल्फ इंडक्टेंस लिखेंगे। तो एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, ये होता है हेनरी, ठीक है। एच से डिनोट करेंगे। इसका स्मॉलर यूनिट भी होता है, ठीक है, जैसे 1 मिली हेनरी, 10⁻³ हेनरी, 1 माइक्रो हेनरी, 10⁻⁶ हेनरी,
1 हेनरी क्या हो सकता है उसको समझना है। तो यहाँ L का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। L इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते थे आप, मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन करंट, ये लिख सकते थे। सो 1 हेनरी किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है, वेबर, 1 वेबर, 1 वेबर अपॉन क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर। ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी तब होगा जब 1 वेबर का मैग्नेटिक फ्लक्स 1 एम्पियर के करंट की वजह से हो। ठीक है, या फिर 1 एम्पियर के करंट 1 वेबर का मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस कर दे, तो ये हो जाएगा 1 वेबर अपॉन 1 हेनरी। तो आप इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है डिफाइन 1 हेनरी ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है। दूसरा इसका डायमेंशन कैलकुलेट करना है, उससे पहले एक और रिलेशन इसका दिया जा सकता है लेंज लॉ से। लेंज लॉ से एक और रिलेशन दिया जा सकता है। कौन सा रिलेशन, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ईएमएफ कितना होता है, माइनस डी फाई बाय डी टी, और ये नेगेटिव साइन बता रहा था मैग्नेटिक फ्लक्स के कोज का विरोध करेगा ईएमएफ। ठीक है ना, नेगेटिव साइन। तो यहाँ फाई हम लोगों ने देखा, फाई इज इक्वल्स टू एल आई, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डी फाई के जगह में एल आई अपॉन डी टी। ठीक है। अब ईएमएफ क्या होता है, यहाँ नेगेटिव हो गया, और एल तो आपका हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि इंडक्टेंस एक कांस्टेंट क्वांटिटी है किसी भी इंडक्टर के लिए, एल डी आई बाय डी टी। यहाँ पर थोड़ा सा समझना है इस चीज़ को, ये तो एक रिलेशन हो गया, इससे हम लोगों को और यूनिट मिलेगा, यहाँ पर थोड़ा सा समझना है। यहाँ माइनस डी आई बाई डी टी। ठीक है, माइनस डी आई बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ डिक्रीजिंग करंट है ना, माइनस मतलब डिक्रीजिंग करंट, रेट ऑफ, क्योंकि डी बाई डी टी क्या होता है, रेट ऑफ है ना, और आई है तो करंट, और माइनस है तो डिक्रीजिंग, रेट ऑफ डिक्रीजिंग करंट। और यही अगर प्लस में होता तो आप इसको क्या लिखते, रेट ऑफ इंक्रीजिंग करंट। ठीक है। तो यहां पर जो L होगा उससे भी हम एक दूसरा यूनिट और डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये L हम क्या लिख सकते थे, ये L लिख सकते थे माइनस ई अपॉन माइनस डी आई बाय डी टी। ठीक है, ये एक L के लिए नया एक्सप्रेशन है। इससे हम लोग 1 हेनरी क्या निकाल सकते थे, यहां से 1 हेनरी क्या हो जाता, 1 हेनरी इज इक्वल्स टू 1 ईएमएफ क्या होता है, वोल्ट, 1 वोल्ट अपॉन ये क्या हो जाता, एम्पियर पर सेकेंड। तो इसको क्या लिखते हैं, वोल्ट एम्पियर इनवर्स, ठीक है, सेकेंड। ठीक है। सो 1 यहां पर 1 हेनरी इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर इनवर्स या एम्पियर इनवर्स पर सेकेंड। यहां से एक 1 हेनरी के लिए एक नया एक्सप्रेशन मिला, ये एक्सप्रेशन है ना। डायमेंशन फार्मूला आप कैलकुलेट कर सकते हैं, डायमेंशन फार्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे आपका डायमेंशन फार्मूला कैलकुलेट हो जाएगा। डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला क्या, L का कैलकुलेट करना है, तो ये आपका है EMF है ना। EMF क्या होता है, EMF का आप पता होगा, आप पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में भी ले सकते हैं। EMF आप वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, ये आपको पता है ना। तो इसके जगह में आप वर्क डन पर यूनिट चार्ज लिख सकते हैं, और ये DI मतलब ये हो गया करेंट का, तो करेंट का होता है एम्पियर, और ये हो गया टाइम का। करेंट को आप सिंपल करेंट ही रहने दें, करेंट का करेंट ही रहने दें, है ना।
करंट ही रहने दे और टाइम का टाइम ही रहने दे, क्या फ़र्क पड़ता है, di/dt। आपको सिर्फ क्या लिखना है, आपको डायमेंशन बनाना है। तो ये स्मॉल अमाउंट भी वही होते हैं जो बड़े अमाउंट होते हैं, डायमेंशन के लिए सबका एक ही है ना। तो एम्पियर लिख सकते हैं और ये टाइम के लिए टाइम लिख सकते हैं, ठीक है ना, एम्पियर पर सेकेंड। तो ये W/Q × T/A वर्क का क्या होता है, mL2T-2, चार्ज का क्या होता है, AT इंटू टाइम का T, और ये एम्पियर ऑलरेडी कर दिया गया है। सो ये टाइम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ mL2T-2 T-2 A-2, ये हो गया डायमेंशन फार्मूला, mL2T-2 A-2 डायमेंशन फार्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, कैलकुलेट हो गया। एक आइडियल इंडक्टर क्या होगा, एक आइडियल इंडक्टर वही है जिसका हाई वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस होगा और जीरो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, आइडियल इंडक्टर वो है जिसकी इंडक्टेंस इनफाइनाइट और रेजिस्टेंस जीरो है। अब हम सब देखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड, सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा। आपको पता है सोलेनॉइड कोई हेलिकल शेप में टर्न किया जाता है। इसका लेंथ कंसिडर कीजिए L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N है। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ए क्या है, एरिया ऑफ द कॉइल है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल यहां लिख दिया गया है। अब इसमें करंट सपोज कीजिए I फ्लो कर रहा है, तो हम सबको पता है कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, μ0 Ni। ये हम सब ने बहुत पहले कैलकुलेट किया हुआ है, इसके बारे में आपको बताया हुआ है। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, पिछले चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। यहाँ आपको बताया गया है एक सोलेनॉइड है जिसका लेंथ A है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ द कोइल, सिंगल कोइल आप ले सकते हैं, सबका एरिया तो एक ही होगा है ना। A है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आपका L है, तो मैग्नेटिक फील्ड करंट I के फ्लो होने से कितना प्रोड्यूस होगा, μ0 Ni है ना, μ0 Ni। अब यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है phi = BA cos थीटा। अब यहां मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है ना। जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं, ठीक है, किसी भी सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से अंदर जो बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं, बाहर बहुत वीक हो जाते हैं। तो अंदर का जो डायरेक्शन होगा, एरिया वेक्टर है, ये एक सिंगल कोइल को ले लेते हैं, ठीक है, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही होगा। तब उस केस में क्या हो जाएगा, एंगल जो होगा कोस थीटा 0 डिग्री है ना, थीटा क्या हो गया 0 डिग्री और कोस 0 क्या हो जाता है 1, ठीक है। सो फाई क्या लिखेंगे इस केस में, फाई हो जाएगा आपका BA है ना। और इस एक्सप्रेशन का यूज आप यहां करेंगे, B के जगह में μ0 Ni, μ0 Ni और ये A। तो ये आपका मिल गया फ्लक्स, ये हो गया फ्लक्स। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स में भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स हो गया इनटू मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू सिंगल टर्न या सिंगल कोइल है ना। तो यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स क्या निकल जाता, नंबर ऑफ टर्न्स N = NL, ठीक है, NL। तो नंबर ऑफ टर्न्स के जगह में हम लिखेंगे NL और ये आपका निकला हुआ है ये है ना, μ0 Ni A। अब इसको आप कर सकते थे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा μ0 N² I/A L, ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स, μ0 N² I/A। इसके बाद आपको पता है फ्लक्स कितना होता है Li, इन दोनों को इक्वेट कर दें, इन दोनों को इक्वेट कर दें तो क्या हो जाएगा, Li = N²
ठीक है, सॉरी, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल। यहाँ से आई हो जाएगा कैंसिल, सो एल आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू अ सोलेनॉइड। एन के जगह में आप लिख सकते थे एन बाय एल, सो एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, एन के जगह में क्या लिख सकते थे, एन बाय एल, सो ये हो जाएगा एन स्क्वायर बाय एल स्क्वायर ए एल। तो ये एक कैंसिल हो जाएगा, एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। सो किसी भी सोलेनॉइड में जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पे, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ द कोइल और लेंथ ऑफ द कोइल, ठीक है। लेंथ के इन्वर्सली होगा, नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली होगा, एरिया के भी डायरेक्टली होगा। अब म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट मतलब यहाँ मीडियम कुछ भी नहीं है, ये है एयर कॉइल्ड, ठीक है। क्या हो अगर इसके बीच में मैग्नेटिक मटेरियल लगा दिया जाए, मैग्नेटिक मटेरियल अगर लगा दिया जाएगा तो ये थोड़ा सा एक्सप्रेशन चेंज करेगा, ठीक है। इसके जगह में कुछ मैग्नेटिक मटेरियल अगर आपने जैसे आयरन कोर लगा दिया तो ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा बदल जाएगा, वो हो जाएगा एल नया, है ना, एल डैश म्यू नॉट म्यू आर, नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर, एरिया ऑफ द कोइल और ये लेंथ, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो ये आपको कैलकुलेट हो गया। अब हम सब बात करेंगे ग्रुपिंग ऑफ कोइल के बारे में, यानी इंडक्टर को कैसे ग्रुप किया जाए या इंडक्टर को कैसे कनेक्ट किया जाए। दो ही तरीके से हम लोग जनरली कनेक्ट करते हैं, या तो सीरीज या तो पैरेलल, है ना, या तो सीरीज या तो पैरेलल। तो सीरीज में क्या होगा और पैरेलल में क्या होगा, आपको पता है सीरीज में जब भी किसी रजिस्टर को कनेक्ट किया जाता था तो उसमें करंट कांस्टेंट रहता था, और पैरेलल में जब कनेक्ट किया जाता था तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हुआ करता था। सो ग्रुपिंग ऑफ कॉइल्स, ग्रुपिंग ऑफ कॉइल्स या इंडक्टर्स। तो इंडक्टर को ग्रुप करेंगे तो रिजल्टेंट मिलेगा इंडक्टेंस, है ना। तो पहला लेते हैं सीरीज। सीरीज में क्या होगा, ये पहला कॉइल है और ये कनेक्ट है दूसरे कॉइल से सीरीज में। आपने यहाँ ईएमएफ हो सकता है अप्लाई किया होगा या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया होगा, भी ईएमएफ लेंगे तो ई। ये पहला इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस L1 है, दूसरा L2 है। तो आपको पता है जब भी सीरीज में कनेक्ट किया जाता है ये ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ कुछ ड्रॉप करता है, यहाँ कुछ ड्रॉप करता है, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए E1 ड्रॉप कर गया और यहाँ E2 ड्रॉप कर गया, तो टोटल ईएमएफ E इज इक्वल्स टू क्या होगा, E1 प्लस E2। अब हम सबको पता है सिंस E इज इक्वल्स टू माइनस L di बाय dt। E1 के लिए क्या होगा, यही E1 के लिए क्या हो जाएगा, माइनस L1 di बाय dt। अब यहाँ I1 I2 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ I1 I2 नहीं लिखेंगे, E2 माइनस L2, क्योंकि L2 अलग है, di बाय dt, di बाय dt। इस वैल्यू को यहाँ आप सेट कर दें, क्या हो जाएगा, E के जगह में माइनस L di बाय dt, E1 के जगह में क्या हो जाएगा, माइनस L1 di बाय dt, ठीक है, प्लस E2 के जगह में क्या हो जाएगा, माइनस L2 di बाय dt। di बाय dt कॉमन करके कैंसिल होगा, माइनस भी कॉमन करके कैंसिल हो जाएगा। सो L इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2।
एकदम सीरीज में जैसे रेजिस्टेंस को जोड़ते थे, रेजिस्टेंस कनेक्ट होता था R1 और R2, उसी तरह है। अब ज़्यादा होगा तो उसके लिए क्या लिखेंगे, L इज इक्वल्स टू L1 L2 प्लस L3, ठीक है, n तक। अब सभी का वैल्यू इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा, L इज इक्वल्स टू NL। अगर सभी का वैल्यू L L L L L L है तब NL हो जाएगा, और सभी अलग अलग हैं तो आगे तक चलेगा, ठीक है। अब सिंपल आप जैसे सीरीज को किए वैसे ही आप पैरेलल को भी कर सकते हैं। पैरेलल को कैसे कनेक्ट करेंगे, ये भी बहुत आसान है। पैरेलल को आप देखें, दूसरा हम लोग चलते हैं पैरेलल। पैरेलल कैसे कनेक्ट करते हैं आपको पता है, सीरीज में इन टू इन होता है, इसमें अप एंड डाउन होता है। ये है L1 और ये है L2, दोनों में इक्वली EMF सेट होता है, आपको पता है। अगर ये E यहां आपको दिया गया है, दोनों में इक्वली सेट होगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है तो EMF भी कांस्टेंट हो जाएगा। करंट I है तो ये आपका हो जाएगा I1 और ये हो जाएगा I2। अब यहां पर I इज इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते थे, I1 प्लस I2। दोनों साइड डिफरेंशिएट कीजिए, बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, DI बाय DT, DI1 बाय DT प्लस DI1 बाय DT। अब फिर से आपको इधर आपको बताया गया था E इज इक्वल्स टू माइनस L होता है ना, E इज इक्वल्स टू माइनस L DI बाय DT होता है। तो DI बाय DT आपका क्या हो जाता, DI बाय DT, DI बाय DT हो जाता माइनस E बाय L, ठीक है। और इसी तरह DI1 बाय DT आपको लिखना पड़ता, DI1 बाय DT तो क्या हो जाता, माइनस E बाय L1। E तो कांस्टेंट होगा, सभी जगह E कांस्टेंट है। DI2 लिखना पड़ता, DI2 बाय DT तो क्या हो जाता, माइनस E अपॉन L2 सिमिलरली, है। और फिर से क्या करना है, इस इक्वेशन में आपको वैल्यू पुट कर देना है। इस इक्वेशन में DI बाय DT हम लोगों ने क्या निकाला है, माइनस E बाय L, माइनस E बाय L इज इक्वल्स टू DI1 बाय DT, DI1 बाय DT माइनस E बाय L1, माइनस E बाय L1, ठीक है। और फिर से DI2 बाय DT आपका माइनस E बाय L2, एकदम माइनस कॉमन हो गया, E भी कॉमन हो गया, कैंसिल हो जाएगा। सो 1 अपॉन L क्या हो जाएगा, 1 अपॉन L1, ठीक है, प्लस 1 अपॉन L2। तो ये पैरेलल में जैसे रेजिस्टेंस को हम लोग कनेक्ट करते हैं उसी तरह यहाँ एक्सप्रेशन आ रहा है। 2 के लिए L अगर आपको निकालना पड़ता तो आपको पता है L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2, ये शॉर्ट फार्मूला है। अगर 2 से अधिक होते सो 1 बाय L इक्विवेलेंट है ना, L1 ऐसे आगे बढ़ता, ठीक है। n होते तो n के लिए क्या लिखते, सभी L होते, सभी L होते तो क्या ऐसे आप क्या लिखते, 1 बाय L n बाय L, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट पार्ट है, ये इक्विवेलेंट पार्ट है, जो भी आप ये देख रहे हैं ये इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है, सभी जगह इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है। सो L इक्विवेलेंट क्या मिल जाता, L इक्विवेलेंट क्या मिल जाता, L बाय N। और यहां क्या मिला है, ये सभी इक्विवेलेंट हैं, आपको पता होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की तरह इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, तो ये सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन है, ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम सब चलेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। इंडक्टर कितना एनर्जी स्टोर करता है, ठीक एक्सप्रेशन उसी तरह आएंगे जैसे आप
देखते थे कैपेसिटर में आता था, है ना। जैसे कैपेसिटर में आते थे उसी तरह एक्सप्रेशन इसमें भी आएंगे। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, बहुत छोटा छोटा डेरिवेशन है। तो यहाँ आपको एक इंडक्टर कनेक्ट किया गया है किसी सेल जिसका ईएमएफ ई, और यहाँ एक टैपिंग की आपको कनेक्ट किया गया है। तो ईएमएफ जो सेट होता है यहाँ वो -L di/dt सेट होता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है भी सेट हो, ठीक है। तो इस केस में आपको इससे करंट फ्लो कराने के लिए जो ईएमएफ जो अप्लाई करना होगा, ईएमएफ जो अप्लाई करना होगा वो -E करना होगा, क्योंकि यहाँ जो E बन रहा है उसके अपोजिट में आपको करना पड़ेगा, है ना। यहाँ जो E बन रहा है, ईएमएफ सेट हो रहा है, उसके अपोजिट में आपको E सेट करना होगा। तो हम सबको पता है ईएमएफ कितना सेट होता है अक्रॉस इंडक्टर, E = -L, ऊपर में आपको बताया गया है di/dt। और अभी आपको बताया गया इसको ओवरकम करने के लिए ईएमएफ हमको कितना अप्लाई करना होगा, -E, यानी उसके अपोजिट अप्लाई करना होगा। तब आप E के जगह में आप पुट कर दें -E -L di/dt। सो E क्या हो जाएगा, L di/dt, ठीक है। अब कंसिडर कर लें, लेट a small amount of charge dq moved, है ना, from one end to another, एक एंड से दूसरे एंड में ट्रैवल किया। इस एंड से A to B मान लीजिए, A to B, moved from A to B। तो वर्क डन क्या लिखेंगे, वर्क डन क्या होता है, हम सबको पता था V = W/Q। तो यहाँ V नहीं है, यहाँ है E = W/Q, और क्योंकि चार्ज हम लोग स्मॉल ले रहे हैं तो ये हो जाएगा dq और ये हो जाएंगे dw, ठीक है। तो स्मॉल वर्क डन = E dq। अब सारे कैलकुलेशन एक ही तरह है, क्यों, क्योंकि हम सबको सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ता है वर्क डन, और यही वर्क डन स्टोर होता है एनर्जी के फॉर्म में, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, E का वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दें, dw = E का वैल्यू L di/dt, और ये आपका है dq। अब यहाँ इसको आप क्या लिख सकते थे, L, इसको आप लिख सकते थे dq के साथ dt को लगा देते और यहाँ से di। सो dq/dt ये तो ऑलरेडी करंट ही है, L I di dw, ठीक है। I क्या है, इससे फ्लो होने वाला करंट है। अब आपको स्मॉल वर्क डन मिल गया, तो टोटल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन निकालने के लिए बोथ साइड इंटीग्रेट करना पड़ता है, बोथ साइड इंटीग्रेट करना पड़ता है। और द फंक्शन कौन है, फंक्शन है करंट। तो करंट का मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है 0, और मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं I0। I0 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम करंट, यानी जब टैपिंग की क्लोज होगा तो करंट बढ़ना शुरू करेगा, तो कितना तक बढ़ेगा, I0 तक, ठीक है, I0 तक। अब यहाँ L कांस्टेंट है, इधर करंट का कोई फंक्शन नहीं है, इसलिए इधर लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है। अब क्या होगा, ये हो जाएगा वर्क डन, और ये हो गया L बाहर, L हो गया बाहर, I di, I का क्या हो जाएगा, I² हो जाएगा, ठीक है, I²/2, और ये 0 और ये I0। सो वर्क डन हो गया L I0²/2। इसी को आप लिख सकते थे हाफ L I0², हाफ mv², हाफ cv², जो हम लोगों का एक्सप्रेशन आता है उसी की तरह है। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज एनर्जी। कौन सा एनर्जी है ये, इंडक्टर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करेगा, कैपेसिटर इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है, कैपेसिटर इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है, इंडक्टर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है। सो U, ठीक है,
और B कर देंगे तो मैग्नेटिक, हाफ L I नॉट स्क्वायर। ठीक, ये आ गया एनर्जी। सो एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर इज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम A टू B। पहले हम लोग स्मॉल कैलकुलेट किए, उसके बाद लार्ज कैलकुलेट किए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप पहले के भी वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, और बहुत जल्द अगला वीडियो अपलोड किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।